हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप लोग का आपके अपने आरएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो संध्या 6:30 हैं और मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूं लेकर बिहार एसएससी सीजीएल 3 रुक्मणी पब्लिकेशन यानी द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ। और इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 2 तक कर लिए हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। और उससे भी पहले हम लोगों ने स्पार्क पब्लिकेशन के सारे सेट किए हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें और अपने एग्ज़ाम में एक बेहतर सहयोग प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करें आज का सेशन। इससे पहले आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इस पूरी सेशन का आप लोग मज़ा लें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और आप लोग हमें आंसर कर बताइए। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो आप लोग इसका आंसर करें और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड के द्वारा मेज़बानी की गई है। और आईसीसी महिला विश्व कप 2022 में विजेता कौन बना है? तो विजेता ऑस्ट्रेलिया की टीम बनी और उप विजेता इंग्लैंड की टीम बनी। तो आप लोग से अगर पूछ लिया जाता है कि आईसीसी महिला विश्व कप कुल कितनी बार ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीती गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कुल 7 बार जीती गई है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारतीय टीम के द्वारा कितनी बार जीती गई है, तो अभी तक भारतीय महिला टीम के द्वारा विश्व कप नहीं जीता गया है। ठीक है, सिर्फ फाइनल में 2 बार हमारी भारतीय टीम पहुंच पाई है। अब हम लोग चलते हैं अगले को प्रश्न नंबर 2 पे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, तो इसका आंसर करें आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1995 में। और 1995 में भी कब? तो 1 जनवरी, आप लोग याद रखिएगा, 1 जनवरी 1995। ठीक है। और अगर आप लोग से पूछ लिया जाए विश्व व्यापार संगठन को हम लोग क्या कहते हैं, तो WTO। और WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय आप लोग जरूर याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुख्यालय है जेनेवा में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। और इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो इसके जो हैं कुल 164 सदस्य देश हैं। और आखिरी मतलब 164 नंबर पे जुड़ने वाला देश इसमें कौन सा है? तो वो है आपका अफगानिस्तान। ठीक है, तो इन सारी बातों को आप लोग याद रखिएगा। और एक चीज़ इसमें आप लोग याद रख सकते हैं कि ये जो WTO है यानी विश्व व्यापार संगठन, तो इसे पहले दूसरे नाम से जाना जाता था। और वो कौन सी नाम थी? तो वो नाम थी GATT, GATT। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। ठीक है, क्या हो जाता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। तो पहले इस नाम से इसे जाना जाता था। और इस GATT की स्थापना कब हुई थी? तो GATT की स्थापना जो है वो 1947 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो आप लोग इन सारी बातों को याद रखिएगा। और आप लोग इसमें एक चीज़ याद रख सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO का वर्तमान में जो है वो इसके महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में इसके महानिदेशक जो हैं ओंकोजी इवेला हैं। ठीक है, और ये जो हैं वो विश्व की प्रथम महिला आप लोग कह सकते हैं जो इस WTO की क्या बनी है? तो महानिदेशक बनी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 पे। क्या कह रहा है? रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए, रिक्टर से क्या मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, और सिस्मोलॉजी में भूकंप के अध्ययन किया जाता है, ये आप लोग को पता होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो देखते हैं कि क्या तो रेनगेज से क्या किया जाता है। तो रेनगेज से वर्षा की मात्रा मापते हैं हम लोग। और आप लोग इसी में याद रखिएगा कि द्रव की अपेक्षित घनत्व किससे मापते हैं? तो वो मापते हैं हम लोग हाइड्रोमीटर से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 पे। और चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। ठीक है, और आप लोग कुछ दिवस ज़रूर याद रखिएगा, जैसे 8 मार्च। तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? 8 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और उसी तरह आप लोग याद रखिएगा 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पे। और 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। तो आप लोग को बताना नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू को, ठीक है। और ये प्रथम भारतीय महिला थी जो क्या करती हैं? तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, ठीक है। और वहीं कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट। और आप लोग एक चीज़ और इसमें याद रख सकते हैं कि प्रथम भारतीय महिला जो राज्यपाल बनी थी, और कहाँ की राज्यपाल बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल और कौन बनी थी? तो ये अपनी सरोजनी नायडू, ठीक है। चलिए और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 पे। और 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? विश्व क्या कर रहा है? बिशप किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग को बताना है ये बिशप जो है, ये शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर कीजिए आप लोग। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा छठे का? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये शतरंज से संबंधित है। कौन सा? बिशप। तो आप लोग शतरंज से कुछ शब्दावली हैं उसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। जैसे बिशप तो एक आप लोग जानते ही हैं, उसके अलावे गैम्बिट, चेकमेट, स्लेटमेट, ग्रैंड मास्टर हम लोग कहते हैं ना, ग्रैंड मास्टर, तो ग्रैंड मास्टर भी चेक से हैं। उसके बाद फीडे, चेक, रैंक, रेटिंग, ये सारे क्या हैं? तो ये सारे चेक से संबंधित शब्द हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। और आप लोग से पूछ लिया जाता है कि शतरंज की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी? तो इसका शुरुआत जो है वो भारत को माना जाता है, ठीक है। शुरुआती स्थल कौन सा है? तो भारत है। और चेस बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं? तो चेस बोर्ड में कुल 64, आप लोग याद रखिएगा 64 वर्ग होते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 पे। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर बताइए। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व जहाँ होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। या हम लोग कहते हैं सरकारी और निजी क्षेत्र का साझा भागीदारी जहाँ होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए अब इसी में हम लोग एक चीज़ और एक टर्म जानते हैं क्या? तो मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? तो मिश्रित कृषि कहा जाता है कि जहाँ कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है उसे हम लोग मिश्रित कृषि कहते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पे। और 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पटना, ठीक है। तो ये पटना में भी कहाँ खोला गया है? तो आप लोग उसे भी याद रखिएगा। तो पटना में, पटना जू है ना, पटना में चिड़ियाघर, तो पटना के चिड़ियाघर में ये व्यवस्था की गई है क्या? तो गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र खोला गया है। कहाँ पे? तो पटना चिड़ियाघर में, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 पे। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय हैं। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और इन्हें ये पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1954 में, क्योंकि 1954 से ही भारत रत्न देना प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और ये भारत की सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार होती है। और आप लोग इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ साथ 2 और व्यक्तियों को दिया गया था। और वो कौन से व्यक्ति थे? तो एक थे सी राजगोपालाचारी और दूसरे कौन थे? तो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो इन्हें भी 1954 में ही क्या किया गया था? तो भारत रत्न प्रदान किया गया था, ठीक है। और अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, तो ये एक शिक्षक थे। और इन्हीं के जन्म दिवस पे 5 सितंबर को, कब? तो 5 सितंबर को क्या किया जाता है? तो हम लोग मनाते हैं शिक्षक दिवस, ठीक है।
और आप लोग राधा कृष्णन के बारे में एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और इन्होंने लगातार 2 साल तक अपना कार्यकाल पूरा किया उपराष्ट्रपति के पद पर, और उसके बाद ये क्या बनते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। तो 2 कार्यकाल उपराष्ट्रपति और 1 कार्यकाल राष्ट्रपति का इन्होंने निभाया है। ठीक है, तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। और आप लोग एक चीज़ इसमें और याद रख सकते हैं कि राधा कृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति भी थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तो इसी से हम लोग यह भी कह सकते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे वो राज्यसभा के प्रथम सभापति भी थे। ठीक है, और आप लोग देखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उन्हें क्या किया गया था, तो वो प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कब, तो 1913 में गीतांजलि के लिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 10 पे। और 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को मापा जाता है। तो इसका सही आंसर आप लोग कीजिए, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा क्या किया जाता है, तो भारत में मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया जाता है, तो बाजार व्यवस्था लागू किया जाता है, और बाजार व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए एक संस्था इनके द्वारा स्थापना की जाती है संस्था का, और उसका नाम क्या रहता है, तो दीवाने रियासत। तो दीवाने रियासत की स्थापना इसीलिए की जाती है क्योंकि उसके जरिए बाजार का वो नियंत्रण किया जाए। और आप लोग इसमें याद रख सकते हैं कि दीवाने रियासत का प्रधान कौन हुआ था, तो दीवाने रियासत का प्रधान जो है वो याकूब को बनाया गया था। ठीक है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 12 नंबर क्या करा है, 12 नंबर का प्रश्न हमारे है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो आप लोग बताइएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आप लोग को ये पता होगा क्योंकि ये काफ़ी आसान प्रश्न है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति जो है वो सौर ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और आप लोग इसमें याद रखिएगा कि बृहस्पति के कुल कितने उपग्रह हैं, तो बृहस्पति के कुल 79 उपग्रह हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसके उपग्रह हैं, तो सबसे ज़्यादा जो हैं वो शनि के उपग्रह हैं। और शनि के कितने सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, तो 82 शनि के उपग्रह हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा 82। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। और बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी का उपग्रह तो आप लोग जानते ही हैं कि चांद है। और मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, कौन कौन सा, तो फोबोस और डीमोस। और मंगल को किस नाम से जाना जाता है, तो लाल ग्रह से के नाम से जाना जाता है। और शुक्र को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 13 पे। और 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विकासोन्मुख। ठीक है, विकासोन्मुख कहने का मतलब क्या है, विकासशील। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 14 पे। क्या लिखा हुआ है, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुलजारीलाल नंदा। तो क्या हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हो जाती है तो 1964 में गुलजारीलाल नंदा को कार्यकारी प्रधान क्या किया जाता है, तो प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, और फिर इन्हें दूसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाया जाता है, कब, कार्यकारी, जब हमारे कौन, तो लाल बहादुर शास्त्री उस समय के प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है। तो उनके मृत्यु के बाद फिर इन्हें 1966 में पुनः जो है वो कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया जाता है, गुलजारीलाल नंदा को। तो ये एक ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जो 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, और गुलजारीलाल नंदा को
क्या किया गया था, तो 1997 में आप लोग कह सकते हैं कि भारत रत्न प्रदान किया गया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 पे। क्या कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। तो आप लोग को बताना है आंसर, और आप लोग आंसर कीजिए इसका जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन प्रक्रिया से। ठीक है, और भारत में कुल 3 प्रकार की संशोधन प्रक्रिया है। एक तो साधारण बहुमत से, दूसरा क्या है तो 2/3 बहुमत से, और तीसरा क्या है तो 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल से अनुमोदन मिलना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, और ये जैसे है वित्त आयोग का गठन, तो वित्त आयोग का गठन कितने अनुच्छेद में है, तो 280 में है। ठीक है, अनुच्छेद 280 में है। और निर्वाचन आयोग का गठन कितने में है, तो अनुच्छेद 324 में है। ठीक है, तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। और आपातकाल का उपबंध कितने में है, तो 352 में है। आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। क्या कह रहा है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है। तो आपको बताना है कि दोनों पद जब रिक्त होंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा। तो इसका सही आंसर आप लोग कीजिए, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और ये केवल एक बार ऐसा हुआ है भारतीय इतिहास में, और वो कब हुआ है, तो जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है और उनके जगह जो उपराष्ट्रपति होते हैं बीबी गिरी, वो राष्ट्रपति बनते हैं। मगर राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीबी गिरी क्या करते हैं, तो राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं एम हिदायतुल्लाह, ठीक है, उस समय के क्या होते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं एम हिदायतुल्लाह, तो उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। और अगर उस समय मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित हों तब किसे बनाया जाएगा, तो तब बनाया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के जो भी उस समय के वरिष्ठ जज होंगे उन्हें बनाया जाएगा क्या, तो राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 पे। और 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया। तो इसका सही आंसर बताइए, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई 1947 को इसे स्वीकार किया गया था। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा। और आप लोग याद रख सकते हैं कि मैडम भिखाजी कामा के द्वारा अगस्त 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया गया था, तो जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट में फहराया गया था। ठीक है, और झंडा कमेटी बनाया गया था, या झंडा समिति हम लोग कहते हैं। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये भी हम लोग से पूछ लिया जाता है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो जेबी कृपलानी को बनाया गया था। ठीक है, और जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता भी जेबी कृपलानी के द्वारा ही की जा रही होती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 पे। क्या कह रहा है, सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सत्यमेव जयते जो है वो भारत का राष्ट्रीय वाक है। ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रगान क्या है, तो जनगण मन है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ है। और राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम है। ठीक है, तो आप लोग ये सारे बात भी याद रखिएगा। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ये भी हम लोग से कितने बार पूछ लिया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद, ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और अशोक चक्र जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है सारनाथ स्तंभ से। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 पे। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। सितंबर 1959 में भारत में क्या हुआ, तो टेलीविज़न की शुरुआत हुई। और इसी में आप लोग याद रख सकते हैं कि रेडियो स्टेशन, प्रथम रेडियो स्टेशन जो है वो कहाँ बनाया गया था, तो बिहार के मुजफ्फरपुर में। कब, तो 1978 में। ठीक है, प्रथम रेडियो स्टेशन बिहार के
मुजफ्फरपुर में 1978 में स्थापित किया गया था। आप लोग ये याद रखिएगा। तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्या कह रहा है? भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं। तो इसका सही उत्तर बताइए आप लोग, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गरीबी एवं बेकारी। ठीक है, क्या हुआ था 1900 नहीं 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार 21 से 22% जो है, मतलब 21.9% आप लोग एक्यूरेट डेटा अगर जानिए तो 21.9% लोग जो थे वो बेरोजगार क्या थे, तो गरीबी स्तर के नीचे के लोग थे। तो इसीलिए हमारा उत्तर हो जाएगा गरीबी एवं बेकारी जो है वो भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 21 पे। क्या कर रहा है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर आप लोग कीजिए, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो इसका ऑप्शन आप लोग सी, अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। ठीक है, और भी इनके द्वारा लिखा गया है, कौन कौन सा हम लोग देख लेते हैं। तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है वो एक समाचार पत्र भी निकाला गया था, और समाचार पत्र का नाम क्या था? तो अल हिलाल। और अल बिलाग भी अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही निकाला गया था, और अल नदवाह भी अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही निकाला गया है। ठीक है, और आप लोग याद रख सकते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया किन के द्वारा लिखा गया है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 22 पे। और 22 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यांग टीसी। ठीक है, क्यांग, क्या है इसका आंसर? यांग टीसी क्यांग इसका सही आंसर है। और ये किस देश में है? तो ये चीन में है। आप लोग याद रखिएगा, चीन में। और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, यानी चीन की भी सबसे लंबी नदी होगी। और इसकी लंबाई जो है वो 5700 कितना 5797 किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर है। और दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील है। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजोन है। और यहीं आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी नदी या भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? तो गंगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले। और गंगा की लंबाई कितनी है आप लोग ये याद रखिएगा अगर, तो गंगा की लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 23 पे। निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? तो देखिए इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर थोड़ा दिक्कत भरा है, क्योंकि ये जो है गल्फ स्ट्रीम जो है ये किस तरह की है? तो ये गर्म है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गर्म जलधारा है। लेकिन वेनेजुएला जो है वो वेनेजुएला की जलधारा जो है वो ठंडी है। ठीक है, ये क्या है? ठंडी है। और लेब्राडोर भी क्या है? तो लेब्राडोर भी ठंडी है। ठीक है, तो ये दोनों जलधारा जो है बी और सी जो है वो क्या है? तो ठंडी जलधारा है। आप लोग ये याद रखिएगा। और गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म जलधारा है। और आप लोग याद रख सकते हैं तो कौन सी? तो कनारी भी जो है, कनारी की धारा और फॉकलैंड की धारा ये भी ठंडी जलधारा ही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 24 पे। और 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, और विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो, इनके बारे में कुछ पॉइंट हम लोगों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ पहली महिला राजदूत ही नहीं थी। ये क्या थी? तो हम लोग याद रखते हैं कि ये यूएन के अध्यक्ष बनने वाली विश्व की प्रथम महिला भी थी। यूएन महासभा की अध्यक्ष बनी थी कौन? तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, और ये थी कौन? तो ये थी जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। कौन? तो विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी।
और देश की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी थी? तो श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर बनी थी। और मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो श्रीमती रमा देवी। ठीक है, तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? तो फातिमा बीबी। न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में आप लोग इसे टिक मत कर दीजिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी। कौन? तो फातिमा बीबी। ठीक है, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो लीला सेठ। लीला सेठ क्या बनी थी? तो उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 25 पे। और 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? तो ये आप लोग को पता होगा, क्योंकि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो अक्षांशीय विस्तार अगर भारत का देखें तो प्रायद्वीप का जो हम लोग का है तो 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से कहाँ तक? तो 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये क्या है? तो प्रायद्वीप भारत का। अगर यहीं हम लोग संपूर्ण भारत का देखें तो संपूर्ण भारत का कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? तो 6 डिग्री। कहाँ से? तो 6 डिग्री, आप लोग याद रखिएगा, 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, तो इससे हम लोग देख सकते हैं 6 से 8 ये लगभग 2 डिग्री का अंतर हो जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। ठीक है, और अगर आपसे देशांतरीय विस्तार पूछ लिया जाए तो देशांतरीय विस्तार भी हम लोग भारत का याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो ये देशांतरीय विस्तार है। और ये पूर्वी हम लोग कह सकते हैं, ये पूर्वी, और अक्षांशीय विस्तार हम लोग कह सकते हैं कि उत्तरी में है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 26 पे। और आप लोग इसमें एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि भारत के पूर्व से पश्चिम, मतलब पूरब में कौन सा? तो अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम में कौन सा? तो गुजरात। तो गुजरात, अरुणाचल से गुजरात के बीच जो है वो कुल सूर्यास्त से कितना? तो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच हम लोग कह सकते हैं कि कुल 2 घंटे का अंतर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन आप लोग बताइएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मरकत द्वीप। और ये मरकत द्वीप जो है वो इसी पे क्या है? तो कोको द्वीप के नाम से भी हम लोग कह सकते हैं, इसे जानते हैं। और इस पे किसका अधिकार है? तो इस पे म्यांमार का अधिकार है। ठीक है, और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा है? तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मेडागास्कर है। और मालदीव भारत के निकटतम हिंद महासागर में क्या है? तो द्वीपीय देश है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। क्या कह रहा है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेलगांव। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं बेलगांव की? तो इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, एक मात्र बार महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की जाती है, और वही ये है बेलगांव का 1924 का अधिवेशन, जिसमें हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और आप लोग से अगर पूछ लिया जाए कि कलकत्ता 1920 का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया गया था आप लोग का कौन? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, लाला लाजपत राय के द्वारा किया जाता है। और 1926 गुवाहाटी अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये किया जाता है आपका एस श्रीनिवासन अयंगर के द्वारा। और गया का 1922 का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं? तो चित्तरंजन दास कर रहे होते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी का संविधान जो है वो किस में तैयार किया गया था? तो कांग्रेस पार्टी का संविधान जो है वो आपको इसी 1920 के अधिवेशन में तैयार किया गया था। और 1920 के अधिवेशन में ही क्या किया गया था? तो कांग्रेस की सदस्यता लेने के लिए
जो है उसकी फ़ीस जो है वो 25 पैसे कर दी गई थी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। और 28 नंबर क्या प्रश्न कर रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया। तो ये आप लोग को बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध कब लड़ा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 19 कब, तो 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं वो विजय होते हैं। ठीक है, और आप लोग को पता होगा कि मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का ही क्या था, तो राजदूत था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, और सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त की पहचान किसने की थी, तो विलियम जोन्स के द्वारा किया जाता है। और मेगास्थनीज की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, इंडिका। तो ये सारी बात भी आप लोग याद रख सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो नगर पालिका प्रशासन द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो मौर्य काल में ही बनाया जा रहा था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 पे क्या कर रहा है, कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। और 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापमान जो होगा 45 से 55 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, ये जो है वो गलत है, क्योंकि तापमान जो चाहिए कपास की खेती के लिए वो चाहिए आपका 21 डिग्री सी से 30 डिग्री सी तक। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा, 21 से 30 डिग्री सी तक इसके लिए तापमान चाहिए। और इसके लिए तो काली मिट्टी आवश्यक है, ये तो हम लोग को पता ही है, क्योंकि काली मिट्टी को हम लोग कपासीय मिट्टी भी कहते हैं और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 पे। और 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, नागोजी ओंकोजी इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला निदेशक बनी है। तो देखिए आज मैंने आपको इसी सेट में ये प्रश्न बताया और इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 पे। और 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था। तो आप लोग को बताना है अमोघ वर्ष प्रथम जो है वो किस वंश के शासक थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये जो थे वो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। ठीक है, और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो दंती दुर्ग के द्वारा की जाती है। और कब की जाती है, तो 753 ईस्वी में दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की जाती है। चलिए अब आप लोग याद रखिएगा इसी में अमोघ वर्ष प्रथम का एक पुस्तक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कवि राजमार्ग। ठीक है, तो कवि राजमार्ग पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो अमोघ वर्ष प्रथम के द्वारा ही लिखी गई है। अब हम लोग देखते हैं 32 नंबर। और 32 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, तो 32 नंबर प्रश्न कर रहा है मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन के युद्ध हम लोग जानते हैं, तो तराइन के प्रथम युद्ध में कौन कौन लड़े थे, तो तराइन का प्रथम युद्ध जो था वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होती है, जिसमें क्या होता है, तो मोहम्मद गोरी पराजय होता है और पृथ्वीराज विजय होते हैं। और वो कब लड़ा गया रहता है, तो 1191 में। ठीक है, और तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है, तो 1192 में। और 1192 में क्या होता है, तो मोहम्मद गोरी क्या करते हैं, तो पृथ्वीराज को पराजित कर देते हैं। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है, तो भारत में मुस्लिम राज्यों के संस्थापक के रूप में मोहम्मद गोरी को जाना जाता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 पे। 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजा पर विजय प्राप्त की, उस समय वहाँ का शासक कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र। ठीक है, अकबर के द्वारा क्या किया जाता है, तो मजनू खां को कालिंजर के किले पर क्या किया जाता है, तो आक्रमण करने का आदेश दे दिया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है, तो जब कालिंजर का किला जीत लिया जाता है इनके द्वारा, तो मजनू खां को कालिंजर का राजा बना दिया जाता है। ठीक है, और रणथंभौर का राजा सूरज नारायण थे और 1569 में उनके ऊपर भी अकबर के द्वारा क्या किया जाता है, तो आक्रमण किया जाता है। और
किसे भेजा जाता है अकबर के द्वारा आक्रमण के लिए? तो मानसिंह को भेजा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अब आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा कि 1572 में, कब? तो 1572 में गुजरात का विजय प्राप्त किया जाता है अकबर के द्वारा। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अकबर ने गुजरात पर विजय कब प्राप्त की? तो 1572 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 34 पे। और 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो आप लोग को इसका उत्तर बताना है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का विघटन। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? तो ये आप लोग कह सकते हैं कि ये विधायी शक्ति है और ये अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, और राष्ट्रपति का पद जो है वो, इसकी चर्चा जो है वो अनुच्छेद 52 के तहत किया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 35। और 35 नंबर प्रश्न का क्या कह रहा है? तो 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? तो आप लोग को इसका आंसर बताना है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर वेंकट रमन जो हैं वो निर्विरोध राष्ट्रपति नहीं चुने गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 36 पे। और 36 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 84वां संविधान संशोधन। और 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2001 में। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। और इसी के तहत क्या किया गया? तो 2026 तक जो है लोकसभा और विधानसभा की सीटें को अपरिवर्तनीय कर दिया गया था। और 99वां संविधान संशोधन जो है वो क्या है? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की सिफारिश ये करता है। और इसे क्या किया गया था? तो इसे उच्चतम न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक कर दिया गया था 99वां संविधान संशोधन को। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 37 पे। और 37 नंबर प्रश्न कर रहा है, कांग्रेस धाराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? तो देखिए ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्जन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। ठीक है, और कब? तो 1885 में। और लॉर्ड डफरिन जो हैं उन्होंने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था कांग्रेस जो है वो अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, बहुत संख्यक का नहीं। ये किसका स्टेटमेंट था? तो लॉर्ड डफरिन का। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 38 पे। अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बराक ओबामा, जो कौन थे? तो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 39। और 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अगर जिन लोगों को मैप पता होगा अच्छे से वो लोग फटाफट इसका आंसर कर देंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड जो है वो बांग्लादेश से स्पर्श नहीं करती। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा बांग्लादेश का फॉर्मेशन कब हुआ था या बांग्लादेश कब बना था? तो बांग्लादेश बना था आप लोग का 16 दिसंबर 1971। एग्जैक्ट डेट अगर आप लोग जाने तो 16 दिसंबर 1971 को। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था? तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था वो इस दिन ख़त्म हो जाता है। और शिमला समझौता के तहत क्या होता है? शिमला समझौता होता है किसके बीच? तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता होता है 1972 में। और बांग्लादेश एक नया देश बन के उभरता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा राज्य जो है वो बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करती है भारत की। तो देखिए पश्चिम बंगाल करती है, असम करती है, मेघालय करती है, त्रिपुरा करती है, मिजोरम करती है। तो ये सारे राज्य जो हैं वो अपनी सीमा साझा करती है बांग्लादेश के साथ। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। अगर आप लोग से इसमें और पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी सीमा
भारत जो है वो किस देश के साथ साझा करती है? तो सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ ही साझा करती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 40 पे। और 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? किस वास्तुकला का पालन अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नागर शैली। ठीक है, तो 3 तरह की शैलियाँ हैं। एक क्या है? तो एक है द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में है, एक है बीच या मध्य भारत में चलने वाली कौन सी? तो बेसर शैली, और दूसरा है मतलब तीसरा है कौन सा? उत्तर भारत में चलती है नागर शैली। तो अयोध्या मंदिर कहाँ बन रहा है? तो अयोध्या में राम मंदिर जो बन रहा है वो कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश उत्तर भारत में है, तो यहाँ पे नागर शैली के रूप में ही ये मंदिर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 41। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मौलाना शौरी। ठीक है, तो मौलाना शौरी के द्वारा जो है वो राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया था। और वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता आपके हो जाएंगे कलहन। ठीक है, कौन? कलहन जो है वो राजतरंगिणी के रचयिता हैं। चलिए आप लोग कुछ कवि और उनके कौन कौन से कृत हैं उसे भी याद रखें। तो जैसे कालिदास के कौन कौन से हैं? तो अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, विक्रमोर्वशीयम हो गया, कुमार संभवम हो गया, मालवाकिनीमित्रम हो गया, रघुवंशम हो गया। तो ये सारे किसके हैं? तो कालिदास के हैं। और मीन काम्फ किसका है? तो मीन काम्फ मैंने आप लोग को पहले भी बताया है। तो मीन काम्फ जो है वो एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। ठीक है, और एज यू लाइफ इट, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? एज यू लाइफ इट, तो ये जो है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, एज यू लाइफ इट। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 42। क्या कह रहा है? 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वोत्तम मोशन फीचर ड्रामा पुरस्कार जीता? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, दी पावर ऑफ द डॉग, इसे ही दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चल रहे हैं अगले प्रश्न नंबर 43। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सचिंद्रनाथ सान्याल। ठीक है, तो इनके द्वारा ही 1924 में किया गया था। और इस समिति की जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हुआ था वो माना जाता है इनके द्वारा 9 अगस्त 1925 को जो ट्रेन इन्होंने लूटा था, काकोरी कांड इनके द्वारा जो किया गया था जिसमें ट्रेन को लूटा गया था, तो इनके द्वारा किया गया ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। और काकोरी कांड का नाम परिवर्तित करके काकोरी एक्शन कर दिया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग इसी में आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो भगत सिंह हैं तो भगत सिंह जो हैं वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं 1928 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 44 पे। और 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? देश की प्रथम सवाक मतलब बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो आप लोग को बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही उत्तर है, आरदेशियर ईरानी। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा ये फिल्म निर्देशन किया गया था। अब आप लोग याद रखिएगा कि राजा हरिश्चंद्र जो थी वो भारत की प्रथम फिल्म थी। कौन सी? राजा हरिश्चंद्र, और वो मूक फिल्म थी। मूक फिल्म कहने का मतलब है कि उसमें आवाज़ नहीं था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 45। और 45 प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बुशमैन। और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको पाई जाती है बोत्सवाना में। ठीक है, और ये कहाँ है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। और आप लोग याद रख सकते हैं कि बुशमैन जो है वो जनजाति के लिए एक इनका बुशमैन का चावल किसे कहा जाता है? आप लोग से पूछ लिया जाता है। तो बुशमैन का चावल जो है चीटी या दीमक, आप लोग के ऑप्शन में रहे चीटी या दीमक, तो बुशमैन का चावल चीटी या दीमक को कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 46 पे। और 46 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है हमारा? बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा 1978 में। ठीक है, और रेडियो स्टेशन 1978। चलिए हम लोग चलते हैं अगले
और कहाँ किया गया था, तो मुजफ्फरपुर, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 47 पर। और 47 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ल। और ये कब होता है, तो नील आंदोलन के समय, चंपारण आंदोलन जो होती है कब, 1917 में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 पे। और प्रश्न नंबर 48 क्या करा है, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी के द्वारा ही इसे नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया जाता है। और इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जब बख्तियार खिलजी बंगाल पे आक्रमण करते हैं तो उस समय वहाँ का शासक कौन होता है, तो लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन जो है वो वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा की जाती है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो गुप्त शासक होते हैं, कुमारगुप्त। कौन, तो कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा क्या किया जाता है, तो नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई होती है। और वेनसांग जो हैं वो इसी में पढ़ने के लिए आते हैं, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 49 पे। क्या कह रहा है, कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी करेगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिस्र। ठीक है, और COP26 की मेज़बानी किसने की थी, तो COP26 की मेज़बानी जो है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 50 पे। क्या कह रहा है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाबर आजम। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 51। और यहाँ से हमारा साइंस का मतलब विज्ञान का प्रश्न शुरू हो रहा है, तो आप लोग आंसर करते रहिए। जब हम जल के नीचे जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 51 का, तो 51 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, अनुनाद। ठीक है, और आप लोग एक दो और एग्जाम्पल इसके याद रखें, तो जैसे कि कदम ताल जो होता है सैनिकों के द्वारा जो किया जाता है, तो अगर कदम ताल पुल पे कर दिए जाएं तो पुल टूट जाएगा, और किस कारण से टूटेगा, तो अनुनाद के कारण से ही टूटेगा। और तानसेन के गाने से कांच टूट जाया करता था, तो किस कारण से टूटता था, तो अनुनाद के कारण से ही टूटता था। ठीक है, और बंद कमरे में बाहर की ध्वनि का सुनाई देना ये किस तरह का है, तो ये विवर्तन है। ठीक है, और स्त्रियों की जो आवाज़ होती है वो किस तरह की आवाज़ होती है, तो वो होती है, वो पतली आवाज़ जो होती है ना, वो पतली आवाज़ किस कारण से हो जाती है, वो तारत्व के कारण से होती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 52। और प्रश्न नंबर 52 क्या करा, मनुष्य की सबसे अच्छी ज़रूरत होती है, तो मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत किसकी होती है ये पूछ रहा है, तो सबसे अधिक ज़रूरत जो होती है मनुष्य को, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, प्रोटीन की सबसे अधिक ज़रूरत होती है। ठीक है, और प्रोटीन में क्या होता है, तो 20 अमीनो अम्ल से बना होता है प्रोटीन। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 53। क्या कर रहा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एस्कॉर्बिक एसिड। तो और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो स्कर्वी रोग हो जाता है। तो आप लोग ये थायमीन जो है वो थायमीन किसका रासायनिक नाम है, तो B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। ठीक है, और राइबोफ्लोविन किसका है, तो राइबोफ्लोविन जो है वो B2 का रासायनिक नाम है। और B1 मतलब थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो थायमीन की कमी से बेरी हो जाता है। ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, और B2 की कमी से त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, ये सारी बीमारियां होती है। और विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो फंक के द्वारा किया गया था। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 54। जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है, तो ये काफ़ी
सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, जिंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि हम लोग इससे का प्रयोग करके लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। और लोहे में जंग जो लगता है वो किस प्रकार का होता है? तो रासायनिक या ऑक्सीकरण या रिडॉक्सीकरण अभिक्रिया के कारण जंग लगता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 55। और 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। ठीक है, और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कौन कौन सा? तो डुडेनम, जिसको पक्वाशय कहते हैं। उसके बाद ये जो होता है डुडेनम जो होता है वो छोटी आंत का पहला भाग होता है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है जेजेनम। और तीसरा कौन सा होता है? तो तीसरा होता है इलियम। ठीक है, तो आप लोग ये सारे बात याद रखिएगा। और बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, और वो कौन कौन सा होता है? तो सीकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, तो छोटी आंत के कौन कौन से हो गए? तो डुडेनम, जेजेनम और इलियम। और बड़ी आंत के कौन कौन से हो गए? तो सीकम, कोलोन और रेक्टम। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 56 पे। और 56 नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गाजर में। ठीक है, दाल में भी विटामिन पाया जाता है। दाल में क्या पाया जाता है? तो दाल में जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और चावल में क्या पाया जाता है? तो चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और गाजर में जो है वो कैरोटीन पाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 57 पे। और 57 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फजन तथा सोडी ने किया था। ठीक है, और मैडम क्यूरी के द्वारा क्या किया गया था? तो मैडम क्यूरी के द्वारा जो है वो रेडियम और पोलोनियम का खोज किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 58। क्या कह रहा है? ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जूल। और ऊर्जा के और भी बहुत मात्रक होते हैं, जैसे अर्घ होता है ऊर्जा का मात्रक, और क्या होता है? तो कैलोरी होता है, और क्या होता है? तो आप लोग नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक के रूप में ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और इलेक्ट्रल वोल्ट। और आप लोग एक और चीज़ जानते होंगे, कौन सा? तो BTU। तो ये भी ऊर्जा का मात्रक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 59 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? रक्त संचरण संबंधी खोज की। तो आप लोग को बताना है रक्त संचरण जो है वो किसने खोजा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे के द्वारा रक्त संचरण की खोज की गई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 60। स्टीम इंजन के आविष्कारक थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वॉट। तो जेम्स वॉट के द्वारा स्टीम इंजन का आविष्कार कब किया गया था? तो 1825 में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 61। और 61 नंबर प्रश्न क्या करा? कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 62 पे। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रुप ओ को जो है हम लोग क्या कहते हैं? सार्वभौमिक दाता या यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और आप लोग से पूछ लिया जाता है कि यूनिवर्सल रिसेप्टर किसे कहते हैं, या सार्वभौमिक क्या कहते हैं? तो सर्वग्राही किसे कहते हैं? तो सर्वग्राही हम लोग कहते हैं AB को। AB ग्रुप को जो है यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, और रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज जो है वो लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। कब? 1900 ईस्वी में। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 63। और 63 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा एसिमिलेशन। क्या है? तो एसिमिलेशन कहा जाता है।
अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 64। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? अल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई मापा जाता है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। और वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं हम लोग? तो बैरोमीटर से। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है? 65 नंबर। और 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा N+। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 66 पे। और 66 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका सही उत्तर बताइएगा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब अवतल लेंस और कौन? उत्तल दर्पण। इन दोनों के द्वारा जो होता है वो उल्टा और आभास क्या है? तो इन दोनों के द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाया जाता है, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण के द्वारा। और आप लोग याद रखिएगा कि अवतल लेंस के द्वारा क्या किया जाता है? तो अवतल लेंस जो है निकट दृष्टि दोष में हम लोग यूज करते हैं, और उत्तल लेंस जो है वो दूर दृष्टि दोष को दूर करने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 67। तो 67 नंबर प्रश्न क्या करा है? अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया प्राप्त होता है। ठीक है। और CaOH क्या? तो CaOH2। ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? चूना जल कहा जाता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 68। और 68 प्रश्न क्या कह रहा है? तो देखिए, ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश में अंतर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस 4 स्टेटमेंट दिया गया है। कौन कौन सा? प्रकाश की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है। दूसरा स्टेटमेंट है, ऊष्मीय विकिरण कम ताप पर जबकि प्रकाश अधिक ताप पर निकलता है। तीसरा स्टेटमेंट है, ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों अदृश्य होते हैं। और चौथा स्टेटमेंट है, ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों की तरंग दैर्घ्य एक समान बहुत कम होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही उत्तर है। यानी कौन कौन सा? तो 2 और 3 जो है वो सही है, और 1 और 4 जो है वो गलत है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 66 पे। और 66 नंबर 66 ने 69 नंबर। और 69 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमर पैमाने पर ताप में निम्नलिखित संबंध हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही उत्तर है। यानी डिग्री सी बट्टा 100 फ़ारेनहाइट माइनस 32 बट्टा 180 और इक्वल टू आर मतलब रोमर बट्टा 80। ठीक है। तो ये सही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर। और इसमें आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि -40 डिग्री पे जो है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान जो होते हैं वो बराबर होते हैं। और 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्टिसोल। ठीक है। तो कार्टिसोल जो होता है वो एक स्टेरॉयड है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 71। क्या कर रहा है? दाब तथा आवेग की बीमाएँ हैं क्रमशः। तो हम लोग को इसका बीमा बताना है। तो इसका बीमा कैसे निकालेंगे हम लोग? तो आप लोग को पता होगा दाब का क्या फार्मूला होता है? तो P = F/A। और फोर्स का क्या होता है? तो mL/T-2/L²। तो क्या हो जाएगा इसका? mL-1T-2 ये हो जाएगा दाब का। ठीक है। तो देखिए किस में है? तो mL-1T-2 देखिए पहला में है और किसी में ये नहीं है। तो हमारा आंसर तो यहीं से आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग अगर इसी तरह आवेग का निकालिएगा तो उसका कैसे निकलेगा? तो I = F × T। तो ये निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? तो F का तो आप लोग को पता है, F का क्या हो जाता है? तो देखिए mL/T-2 हो जाता है F का, और इंटू T हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा?
LT-1। तो ये हमारा पहला में है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर कौन सा, तो 72। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, वो जेलीफिश जो है वो सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसी में आप लोग याद रखिएगा कोरल भी जो है, मतलब हम लोग कोरल को तो जानते ही हैं, तो वो भी सिलेंट्रेटा वर्ग में ही आते हैं। और केचुआ हो गया, नेरिस हो गया, जोंक हो गया, ये सारे जो हैं वो एनिलिडा वर्ग में आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 73। क्या करा, सार्कोप्लाज्म क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेखित मांसपेशी की अर्धतल इंटरफाइब्रिलर पदार्थ है। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगला प्रश्न है 74 नंबर। उपास्थि होती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सघन एवं तरल उत्तक होता है क्या? उपास्थिक। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 75 जो आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है, तो हम लोग इसे देख लेते हैं। रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z से पदों में फैराडे नियतांक F है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, F इक्वल टू W/Z। तो फैराडे जो है वो विद्युत अपघटन का नियम दिया था। चलिए हम लोग आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों आज मेरी गला थोड़ा ख़राब है, तो इसलिए आप लोग को जो दिक्कत हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट का ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए और ज़ोरों शोरों से पढ़ते रहिए। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर हम लोग मिलेंगे एक अगले सेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।